टीएमसी जब आई थी ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी को बंगाल में वाम मोर्चा ने यानी कम्युनिस्ट पार्टी ने पीटा राइटर्स बिल्डिंग में, और उस सहानुभूति के कारण ममता ने लड़ाई लड़ी। नो डाउट उन्होंने लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई के बल पर वो सत्ता में आई। नारा दिया मां माटी मानुस। और आज आपको ध्यान होगा कल की बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल मजुमदार की जो 85 वर्षीय मां थी, जिसको टीएमसी के गुंडों ने घर में घुस के मारा था, कल उस मां शोभा मजुमदार की मृत्यु हो गई। यानी मां के नाम पर जो आई थी, उस मां को किस तरह से रौंदा है टीएमसी ने, ये साफ दिख रहा है कि मां को कैसे रौंदा गया। यही नहीं, इसके अलावा बीजेपी जो है महिला के साथ, आज अमित शाह जी ने खुद कहा कि जहां पर ममता बनर्जी रहती है और नंदीग्राम में उन्होंने अपने डेरा डाल दिए हैं, वो चुनाव हार सकती है। उसका सारा दाव 2.5 लाख वोट है, जिसमें 60 से 62 हजार हरे टिड्डों का है, उस पर टिका हुआ है। वहां वो बैठ गई है। जहां वो है वहां उनके घर के 5 किलोमीटर के दायरे में एक महिला के साथ दुष्कर्म हुआ और उसको मरने के लिए नहर में धकेल दिया गया, क्योंकि उसका पति बीजेपी का कार्यकर्ता है, इसलिए उस महिला के साथ रेप हुआ, दुष्कर्म हुआ। यानी एक बेटा अगर भाजपा का कार्यकर्ता है, उसकी मां शोभा मजुमदार को मार दिया गया। यदि कोई पति भाजपा का कार्यकर्ता है तो उसकी पत्नी के साथ दुष्कर्म करके नाले में फेंक दिया गया। मां माटी और मानुस तीनों को ममता रुला रही है। ममता का सारा जोर इस बंगाल को बिल्कुल बांग्लादेश बनाने जैसा है। और वो जब आई थी तो तुष्टीकरण के विरुद्ध थी। जब वो सत्ता से बाहर थी, आई तो उनको ही बांग स्थलों को पेमेंट करना शुरू किया, दुर्गा पूजा सरस्वती पूजा पर प्रतिबंध लगाना शुरू किया विसर्जन पे, और ऐसा किया कि पूरा बंगाल त्राही हो रहा है। ऐसा उसके नेता आज कह रहे हैं कि हम इस बंगाल में 4 हरे देश बना लेंगे, और आम लोगों को मारा जा रहा है, रेप किया जा रहा है, बूढ़े बुजुर्ग को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। इसलिए जब नंदीग्राम में जहां वो अभी बैठी है चुनाव लड़ने के लिए, वहीं कैद होके शुभेंदु अधिकारी से जो है, और वहां 24 साल की इस महिला के साथ दुष्कर्म होता है, मरने के लिए नहर में फेंक देते हैं। बीजेपी का वर्कर है, इसलिए ममता ये काम करती है। और ये जो शुभेंदु अधिकारी हैं, शुभेंदु अधिकारी जो कभी ममता की पार्टी में ही थे, और आज उनके कारण ममता इतनी डरी हुई है कि ममता नंदीग्राम में कैद होकर रह गई है। अगले चरण में जो चुनाव है वो नंदीग्राम का है, नंदीग्राम का बैटल है। ममता का सारा जोर उस 62,000 वोट पर है जो हरे टिड्डों का है, 2.5 लाख 3 लाख। तो उसमें आपको बताऊं कि शुभेंदु अधिकारी, आज गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि यदि आप नंदीग्राम में ममता को हरा देते हैं, परिवर्तन की आंधी तो बंगाल में चली रही है, नंदीग्राम में इनका हारना जरूरी है, क्योंकि मां माटी मानुस के साथ इन्होंने जो दुर्व्यवहार किया है, इसलिए इनका हारना जरूरी है। और शुभेंदु अधिकारी के डर से ममता पैक होकर रह गई है नंदीग्राम में। ये आपको साफ दिखेगा कि चुनाव में वो पैक होकर रह गई है। और जब दिसंबर में शुभेंदु अधिकारी ने भाजपा का दामन थामा और उन्होंने कहा कि ममता को हराएंगे, तो लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था, परंतु वो उनका गढ़ है नंदीग्राम, और आज ममता सचमुच ऐसा लग रहा है कि वो हार सकती है। वो स्थिति ऐसी बन गई है। हालांकि आप जानते हैं कि ममता फाइटर है, तो वो अपना लड़ रही है और बयान भी ऐसी वैसी दे रही है, लेकिन सीधी सी बात है कि ममता के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है, और उसमें शुभेंदु अधिकारी की बड़ी चुनौती है। इसलिए बंगाल में अगर भाजपा जीतती है तो बंगाल का हराकरण होने से बचेगा। बंगाल का हराकरण बहुत तेजी से हो रहा है, और वो बंगाल को समझ गए थे अंग्रेज कि यहां से क्रांति की नींव पैदा होती है। तो इसीलिए बंगाल को लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंग भंग 2 हिस्से में बांटा, और बंगाल से जो क्रांति उठी, बंग भंग को समाप्त करने के लिए जो क्रांति उठी, उस क्रांति ने
पूरे अंग्रेज के शासन को की चूल्हे हिला दी। लेकिन उस क्रांति में हरे टिड्डों को एक बल मिला कि देश को तोड़ सकते हैं, बांट सकते हैं, और इसीलिए उसके बाद जो है आपको हरे देशों की मांग हुई। तो बंगाल का बचा रहना जरूरी है। बंगाल बौद्धिक रूप से बहुत समृद्ध है, माता की जननी है, माता की जन्म, आप कहिए कि माँ दुर्गा पूजा की एक वो सबसे बड़ी पूजा वहां होती है, माता का वो स्थान है, एक तरह से शक्ति स्थान है वो। और ये बात आदि शंकराचार्य ने भी, जब आदि शंकराचार्य गए पूरब में, तो उन्होंने देखा कि जब वज्रयानी बौद्ध, यानी पूरी बंगाल वज्रयानी बौद्ध तंत्र की बहुत शाखा है। हमारा जहां घर है दरभंगा से, उसको द्वारबंग बोलते हैं, वहां से बंगाल का द्वार खुलता है। मैथिली लिपि और बंगाली लिपि में बड़ी समानता दिखेगी। और 1922 तक बंगाल का ही हिस्सा था बिहार। तो पूरी तंत्र की भूमि है, और उसको फिर से सनातनी किया आदि शंकराचार्य ने। उन्होंने भी देखा कि इस भूमि को बचाना जरूरी है, और ये अंग्रेजों ने इसको समझा और इसको तोड़ा, और वहां वो एक दूसरा देश भी बसा ले गए। आज प्रधानमंत्री मोदी जब वहां गए और उस पूर्वी बंगाल में जो बांग्लादेश है आज, और मंदिरों में पूजा किए, आप तस्लीमा नसरीन जी का ट्वीट देखिए, क्या तबाही आई है वहां, क्या हिंदुओं के पर कितने जुल्म हो रहे हैं वहां, कितने आगजनी घटनाएं, दंगा, आप देखिए वहां। तो ये जो पूरा माइंड वॉश परिवर्तन है वो कल को बंगाल में भी हो सकता है। इसलिए ममता का जाना जरूरी है। अगर नहीं जाती है तो बंगाल आगे जाके बहुत मुसीबत बहुत पैदा होगा, और मुझे नहीं लगता कोई पॉलिटिशियन उसको संभाल पाएगा, वो मुसीबत पैदा होगा। इसलिए बंगाल चुनाव पे अगर पूरी लोगों का फोकस है तो ये फोकस कोई नाजायज नहीं है, ये जायज है। बंगाल के साथ केरला में भी चुनाव हो रहा है, और केरल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यीशु मसीह का जिक्र कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यीशु मसीह के साथ जूडस ने जो धोखा दिया था, वही यहाँ की जनता को, यहाँ की पार्टी यूडीएफ जो है, वो उन्होंने कहा है कि लोग देख रहे हैं कि यूडीएफ, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, और एलडीएफ ने कैसे जनता को गुमराह किया है। पश्चिम बंगाल में प्राइम मिनिस्टर का बयान है, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट एक हैं। यूपीए 1 में भी दोनों पार्टनर थे। यूपीए 2 के दौरान भी लेफ्ट ने कांग्रेस का समर्थन किया, परंतु केरल के चुनाव में वे आरोप लगाते हैं एक दूसरे पर सत्ता में आने के बाद, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेते। बस कभी मेरी सत्ता, कभी तेरी सत्ता। पर्दे का ये खेल अब सामने आ चुका है। केरल का युवा पूछ रहा है, डिफरेंट नेम वर्किंग सेम, केवल नाम रख के पक्ष विपक्ष रख लिया गया है, नाम अलग अलग, ताकि तुम सत्ता में रहो तो हम भी पक्ष में रहे, हम भी पक्ष में रहे, तुम सत्ता में रहो, क्योंकि वर्किंग सेम है। यूडीएफ ने तो सूरज किरणों को भी नहीं छोड़ा, और एलडीएफ के बारे में तो यह कहा जा रहा है कि जूडस ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बड़ा शब्द यूज किया, भगवान यीशु को चांदी के कुछ टुकड़ों के लिए धोखा दिया था, एलडीएफ ने सोने के कुछ टुकड़ों के लिए केरल को धोखा दिया। प्राइम मिनिस्टर ने दोहरा वार किया। पहला जो जूडस जो कहा कि जूडस ने धोखा दिया था चांदी के 30 टुकड़ों के लिए, और जूडस जो है यीशु के जो 12 शिष्य थे उसमें से एक जूडस था, और उसको जब रोम एम्पायर ने उसको दिया कि यीशु कौन है उसकी पहचान कराओ, तो जूडस ने गद्दारी किया 30 सोने के चांदी के टुकड़ों के लिए। और जब ईसा मसीह प्रार्थना कर रहे थे तो जूडस गया, उनका हाथ चूमा, तो उन लोगों को पहचान हो गया कि यही ईसा मसीह है। ये मैथ्यू ने लिखा है, मैं ओरिजिनल इतिहास पे नहीं आ रहा हूँ, आपको जो उनके थ्योरी है उसको समझा रहा हूँ। और फिर जो है उसके बाद जूडस के कारण ईसा मसीह पकड़े गए थे। अब प्राइम मिनिस्टर ने जो जूडस की बात की उसकी वजह है कि 2011 की यदि हम जनगणना देखें तो केरल में 55% हिंदू मात्र रह गए हैं, ओनली 55%। उसमें भी अलग अलग संप्रदाय हैं, अलग अलग पंथ हैं, अलग अलग जाति हैं। एज हिंदू गोलबंद होकर वो 55% वोट नहीं कर रहे, तो 55% हिंदू हैं। वहां जो है एक हरा हरा कल्चर विकसित हो रहा है, इसलिए राहुल गांधी वहां गया है। आप देखिए पीडीएफ और ये सब जो है वहां पे पूरा जो दंगे फसाद आतंक करने का गढ़ बना लिया है। 27% हरे टिड्डे हैं और 18% सफेद टिड्डे हैं। तो भाजपा जानती है, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी जानते हैं कि अब कितना भी विश्वास की बात करें, हरे टिड्डों का वोट हमें नहीं मिलेगा। इसलिए और जो सफेद टिड्डे हैं उनका वोट कांग्रेस की तरफ जा रहा है, सोनिया के कारण। तो कांग्रेस को कमजोर करके, कांग्रेस
ये जो सफेद टिड्डों का वोट को अगर हम जोड़ देते हैं तो केरल में सत्ता बन सकती है। और इसलिए उन्होंने एक सबसे ईमानदार श्रीधरन पे भाजपा ने, भाजपा की लीडरशिप ने, प्राइम मिनिस्टर ने, सबने एक दाव लगाया है। साफ लीडरशिप, क्योंकि हिंदू मानस में भी मेट्रोमैन की छवि है उनकी। तो 55 + 18 अगर हम जोड़ देते हैं तो आपको 65-73% हो जाता है। और इसीलिए उन्होंने यीशु मसीह का जिक्र किया। राजनीति में, पॉलिटिक्स में इन प्रतीकों का बड़ा अर्थ है, जो मैंने बार बार कहा। तो यीशु मसीह और का जो उन्होंने जिक्र किया और जूडस का जो जिक्र किया, वही, यानी कि ये जो हर टिड्डो वाला गिरोह बन गया है, ये लोग आपको धोखा दे रहा है। प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली ना कह के इनडायरेक्टली उसको कह रहे हैं, साफ साफ है। और इसलिए लगातार भाजपा के नेता वहां ईसाई रिलीजन के जो पोप, पादरी, हेन टेन होते हैं, उन सबसे लगातार मिल रहे हैं। और सोना बेचने की बात कहा कि उन्होंने सोना तस्करी के मामले को भी एक तरह से उठा दिया है। आपको ध्यान होगा कि डिप्लोमेटिक कार्गो से 30 किलो सोना बरामद हुआ था, और इसमें चूंकि जांच तो होता नहीं, हड़कंप मच गया था। और इस मामले में एनआईए इसकी जांच कर रही है। स्वप्ना सुरेश को गिरफ्तार किया था। स्वप्ना सुरेश ने जो आरोप लगाया उसमें केरल के मुख्यमंत्री सीएम पिनराई विजयन जो है, और जो है उसको उनके नाम भी लिए। कस्टम कमिश्नर सुमित कुमार ने हाईकोर्ट में एक हलफनामा दिया कि स्वप्ना के सीएम पिनराई विजयन और उनके प्रमुख सचिव एम शिवशंकर और पर्सनल स्टाफ के साथ नजदीकी संबंध है, और उनका इससे सीधा रिश्ता है। तो प्राइम मिनिस्टर ने प्रतीकों के जरिए बहुत ही अच्छे से जो है इसको समझा दिया, बता दिया कि किस तरह से जो है वो सोना तस्करी से लेकर और सफेद चीजों को उस वोट में तोड़ने से लेकर, ये राजनीति की एक खूबसूरती है कि एक बयान से कई तीर अगर चला लेना हो तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस मामले में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनका है, क्योंकि वो अपनी बात साफ साफ और साथ साथ प्रतीकों में भी कहने के आदि रहे हैं।